हेलो एवरीवन। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इस चैप्टर में कुछ जेई मेन रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और उसी से रिलेटेड जो भी हमारे थ्योरी फार्मूला जो भी होगा हम लोग साथ साथ में उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं। आज ये जो है हमारा ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि दिया हुआ है। एक हमारे पास सिलेंडर है जिसका रेडियस है कुछ कैपिटल आर। रेडियस दिया हुआ है हम लोग को कैपिटल आर। और यहाँ पे हम लोगों को ये बोला हुआ है कि जो हमारी इसकी करंट डेंसिटी है वो है J0 x/r। J0 x/r करंट डेंसिटी अगर हम लोग बात करें तो करंट डेंसिटी को हम लोग J से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका जो हम लोग इसको अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे करंट डेंसिटी का तो वो क्या होता है I/A। करंट डेंसिटी अगर हम लोग देखेंगे तो वो होती है हमारी करंट पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो एरिया लेंगे हम लोग वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम लोग बात करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे मान लो कि करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हम लोगों को करंट फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही एरिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि ये वाला एरिया होगा, है ना। तो ये हमारा कुछ करंट डेंसिटी होता है और अगर करंट डेंसिटी दिया हुआ होता है तो वहां से हम लोग करंट भी इजीली डिराइव कर सकते हैं। वो होता है हमारा कुछ J.A। J.A होता है हमारा करंट। अब करंट एक स्केलर क्वांटिटी है ना, बट उसका डायरेक्शन होता है ना, वो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है। इस वजह से हम लोग बोल देते हैं कि करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन होने के बाद भी करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। बट अगर तुम लोग को करंट डेंसिटी की बात करनी होगी तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन जो होगा वो करंट फ्लो की डायरेक्शन में ही होता है। और जो एरिया वेक्टर हम लोग बोलते हैं, एरिया वेक्टर हमेशा जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा उसी को हम लोग एरिया वेक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इसके परपेंडिकुलर अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो वो एरिया वेक्टर कुछ इधर पॉइंट कर रहा होगा, यही हमारा एरिया वेक्टर ए वेक्टर। तो अगर मुझे यहाँ से अब यहाँ पे अब हम लोग को क्या बताना है, यहाँ पे हम लोग को बताना है कि फाइंड द टोटल करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। किसी भी क्रॉस सेक्शन में करंट कितना होगा। अब बेसिकली होता क्या है कि अगर मान लो कि करंट निकालना है हम लोग को तो हम लोग J.A कर देंगे। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को बोला हुआ है कि करंट डेंसिटी जो है वो वेरिएबल, करंट डेंसिटी जो है वो वेरिएबल है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट J.A से नहीं निकाल सकते। उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो हम लोग को यहाँ पे इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने करंट डेंसिटी जो दिया हुआ है वो J0 x/r है। और x जो है वो डिस्टेंस है, कहाँ से डिस्टेंस है, वो एक्सिस से डिस्टेंस है। x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो हम लोगों ने क्या किया कि अब अगर मैंने एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, एक एलिमेंट लिया मैंने जिसका रेडियस था कुछ x, जिसका रेडियस था मान लो कुछ x। एक सर्कुलर एलिमेंट लिया जिसका रेडियस x था और इस x एलिमेंट का जो थिकनेस है, जो हम लोगों ने एक सर्कुलर एलिमेंट लिया, रिंग एलिमेंट लिया है, उसका जो थिकनेस है वो थिकनेस हम लोग बोल देते हैं कुछ dx होगा। x था वो रेडियस और जो हमारे उसकी थिकनेस होगी रिंग की उसको हम लोगों ने dx बोल दिया। तो अब यहाँ पे जब हम लोग करंट की बात करेंगे तो एक छोटा सा करंट आएगा di। वो डी आई किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कुछ J.Da। ये जो रिंग का एरिया होगा उस रिंग का एरिया हम लोगों ने डीए बोल दिया है। ठीक है। अब करंट डेंसिटी हम लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पे देखो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ J.Da cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आएगा। अब यहाँ पे थीटा अगर हम लोग देख रहे हैं तो करंट डेंसिटी मतलब करंट डेंसिटी और जो हमारा एरिया वेक्टर है दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो दोनों जो एंगल बना रहे होंगे बीच में वो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो इस वजह से यहाँ पे cos 0 लेने की वजह से हमारा जो डी आई होगा, जो स्मॉल एलिमेंटल जो करंट आ रहा है वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा J.Da cos of 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री की वैल्यू हम लोग को पता होती है 1, तो ये हमारा J.Da आ गया। अब डीए जो होगा इस रिंग एलिमेंट, ये जो रिंग एलिमेंट होता है, रिंग एलिमेंट का अगर हम लोग को एरिया लिखना होता है तो वो होता है 2πx/dx, है ना, वेयर x इज रेडियस ऑफ रिंग एलिमेंट। मतलब अगर तुम लोग को एरिया कैलकुलेट करना होगा रिंग एलिमेंट का तो तुमको कुछ नहीं करना है, सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस। यहाँ पे हम लोगों ने जो थिकनेस मानी है उसकी वो dx ली है और सरकमफ्रेंस तो हम लोग को पता ही होता है 2πr होता है। तो यहाँ पे रेडियस जो है वो x था, तो यहाँ पे एरिया जो आएगा हमारे पास dA वो हो जाएगा 2πx/dx। अब मैं यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मुझे di मिल जाएगा। सो di विल बी इक्वल टू J0 x/r इंटू डी जो कि कितना है 2πx/dx। तो यहां से हमारे पास छोटे से एलिमेंट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो तो आ गया, जो कि आ रहा है 2π J0/r
इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अगर मुझे टोटल करंट निकालना होगा, तो मैं कर दूंगा इंटीग्रेट, और 2 पाई J0 तो एक कांस्टेंट था जो कि इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, तो यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर डी एक्स कर देंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक्स जो था वो कहां से था, एक्सिस से था, और एक्स का लिमिट क्या होगा, एक्स का लिमिट 0 to R, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर था उसका रेडियस कितना था, उसका रेडियस आर था, तो यहां से मैंने इसको 0 to R इंटीग्रेट कर दिया। तो फाइनली जो मेरे पास करंट आ जाएगा वो करंट होगा 2 पाई J0 बाई R इंटू R³ बाई 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो x³ हो जाएगा, x³ बाई 3 हो जाएगा। तो यहां से जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो 0 to R, लिमिट सब्सटीट्यूट करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, तो हमारे पास टोटल करंट आ गया जो कि इतना आ रहा है 2 पाई J0, यहाँ से R² बाई 3। तो ये हमारा टोटल करंट है जो उस क्रॉस सेक्शन में से फ्लो कर रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन में करंट ही निकालना था, वो करंट हम लोगों ने डिराइव कर दिया, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बात ये सीखी है कि जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जिसका डायरेक्शन करंट फ्लो की डायरेक्शन में होता है। और अगर हम लोग को करंट निकालना होगा तो हम लोग J.dA का इंटीग्रेशन करके हम लोग इजीली करंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे एरिया वेक्टर, हमको एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करना पड़ता है। एरिया जब एज अ वेक्टर हम लोग लेते हैं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसी के बाद हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स moving at a speed of 10 to the power 6 meter per second along a line produces a current of 1.6 into 10 to the power minus 6 milliampere. Find the electrons per unit length of the beam. तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये निकालना है कि पर यूनिट लेंथ ऑफ बीम में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को यही बात करनी है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो करंट होता है, अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट क्या होता है हमारे पास, करंट होता है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, मतलब चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, वो होता है हमारा करंट। तो करंट जो होता है वो हमारा कुछ डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, हम लोग उसको इजीली लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास करंट का, वो करंट का जो फॉर्मूला होता है आई, वो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग ये भी बोलते हैं NEA VD। और यहाँ पे ये जो VD है, VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो VD जो होगा वो क्या होगा, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, है ना। तो यहाँ से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो अभी इन्होंने, खैर ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगा, बट हाँ हम लोग को पता होना चाहिए कि करंट अगर हम लोग को निकालना होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया होगा और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब अगर दिया होगा, है ना। तो हम, और ई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ए जो होगा वो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, जो कि किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो यहाँ से जब हम लोग बात करेंगे तो करंट हम लोग को दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है, यहाँ से इसी क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻6 मिली एम्पियर, 1.6 इंटू 10⁻⁻6 मिली एम्पियर अगर करंट मुझे दिया हुआ है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻3 कर दिया हम लोगों ने, इज इक्वल टू यहाँ पे करंट। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 अलोंग अ लाइन प्रोड्यूसेस दिस, एक इतनी स्पीड से जा रही है इलेक्ट्रॉन बीम 10⁻6 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो 10⁻6 मीटर से जा रही है, तो मान लेते हैं कि टी टाइम में वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, v इंटू टी। v जो है हमारी जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है ना, v इंटू टी, वो कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया, है ना। ये इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब उतने डिस्टेंस में मान लो कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो n है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास कुछ n है, तो इतना उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा, E से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारे पास टोटल चार्ज हो जाएगा, है ना। हमारे पास अगर हम लोग देखें तो क्या हुआ कि अगर एक ये लेंथ है, मान लो फॉर एग्जांपल ये L लेंथ है, तो L लेंथ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है मान लिया हम लोगों ने वो कितने हैं, n है। अब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है L लेंथ में, और इनटू जब मैं E कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा उस L लेंथ में, है ना। L लेंथ में टोटल चार्ज मिल जाएगा मुझे। अब अगर मैं इसी टोटल चार्ज को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे यहाँ पे
करंट मिल जाएगा। जो हम लोगों ने करंट जो बात करी थी, करंट क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, डेल्टा क्यू बाई टी, डेल्टा टी। तो वहां से हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले तो करंट पता है हम लोगों को, जो हम लोगों ने क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में हम लोगों ने करंट दिया हुआ है तो वो लिख लिया हम लोगों ने। यहाँ से हम को मान लिया कि ये एन चार्ज है कुछ एल लेंथ में, है ना, पर यूनिट लेंथ चार्ज जो है वो एल है, एन है ना। तो अब क्या हुआ कि वो कितना डिस्टेंस टी टाइम में ट्रेवल कर रहा होगा, वी इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चार्ज पर यूनिट लेंथ हम लोगों ने एन माना था। अब चार्ज पर यूनिट लेंथ एन है तो इनटू लेंथ कर दूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और इनटू ई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल चार्ज आ जाएगा। अब टोटल चार्ज आ गया, टोटल चार्ज को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे करंट मिल जाएगा। तो यहाँ से टी से टी तो कैंसिल हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू एन इंटू वेलोसिटी हम लोग को दी हुई है 10⁻⁶, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 से 1.6 तो कैंसिल हो गया, ये -15, तो n जो आ रहा है हमारे पास 10⁻⁴ आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, -13, और वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो 10⁻⁴ आ जाएगा। तो ये है हमारे पास 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर। तो इतने हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। इसमें हम लोगों ने बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया है कि जो करंट होता है वो क्या होता है, करंट होता है चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, तो उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। तो करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी मैंने लिखा और उसको हम लोग रिलेट करते गए जो भी हमको उस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक नए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग को एक फ्रस्टम ऑफ कोन दिया हुआ है। इस फ्रस्टम ऑफ कोन का स्मॉलर रेडियस ए है और लार्जर रेडियस बी है, और इसका रेजिस्टिविटी हम लोग को रो दिया हुआ है, इसका रेजिस्टिविटी हम लोग को रो दिया हुआ है, और इस जो फ्रस्टम की लेंथ है वो हम लोगों ने ली हुई है एल। तो यहाँ पे हम लोग को ये बताना है कि इस फ्रस्टम का रेजिस्टेंस कितना होगा, फ्रस्टम का रेजिस्टेंस कितना होगा। अब देखो सबसे पहली बात तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो रेजिस्टेंस होता है हमारा रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस रो एल बाई ए होता है। बट अगर हम लोग इस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो यहाँ से हम लोग को ये दिखता है कि ये जो फ्रस्टम ऑफ कोन है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ये जो है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये वेरिएबल है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हमारा ये वेरिएबल है, क्योंकि रेडियस जो है वो स्मॉलर रेडियस ए था और बिगर रेडियस बी था। तो हम लोग ए से चालू हुए, स्मॉलर रेडियस से रेडियस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और कितना हो गया, बी तक पहुंच गए हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रो एल बाई ए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एरिया जो आएगा क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो वेरिएबल होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब वो इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया लिया हम लोगों ने, जो कि x डिस्टेंस दूर लिया। कहां से, इस पॉइंट से हम लोगों ने x डिस्टेंस दूर एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, और उस क्रॉस सेक्शन एरिया का जो थिकनेस है वो थिकनेस हम लोगों ने कुछ x बोल दिया। और ये है हमारा यहाँ पे कुछ ये क्रॉस सेक्शन एरिया, x डिस्टेंस दूर था तो हम लोगों ने इसका थिकनेस जो है वो dx बोल दिया, है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने इसका dx थिकनेस बोल दिया। और अगर हम लोग को यहाँ पे इसका रेडियस की बात करनी है तो रेडियस जो है वो हम लोगों ने मान लिया कि चलो ये जो रेडियस है ये रेडियस हम लोगों ने r ले ली, रेडियस जो है वो हम लोगों ने r ले ली। और ये छोटा सा एरिया हमारा a था तो हम लोगों ने यहाँ पे रेडियस तो r ले ली है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसकी जो यहाँ पे थिकनेस जो है, ये थिकनेस जो एलिमेंटल थिकनेस जो है वो हम लोगों ने dx ली हुई है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे इसका एरिया लिखना होगा, इसका एरिया कुछ dr होगा, इस छोटे से रिंग एलिमेंट का जो हम लोगों ने एरिया लिखना है वो कितना हो जाएगा, वो dr हो जाएगा। और dr जो होगा वो dr कितना हो जाएगा, रो एल बाई ए, एल कितना होगा, जितना हम लोग आगे चले हैं वो कितना आगे चले इस एलिमेंट में, dx अपॉन एरिया ए, एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को ये दिया हुआ है कि ये जो रेडियस है ये स्मॉलर रेडियस ए है, और आगे अगर हम लोग बढ़े तो ये बिगर रेडियस अगर हम लोग बात करेंगे तो बिगर रेडियस हम लोग को बी दिया हुआ है। तो जब मुझे आर निकालना होगा तो आर हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आर इजीली हम लोग बता सकते हैं, हम लोग सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के बता सकते हैं कि आर जो आएगा वो कितना आएगा, ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स आएगा,
है ना। ये मैं इस रिजल्ट को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी तुम लोग इजीली सिमिलर ट्रायंगल से इसको प्रूव कर सकते हो। जो आर आएगा वो कितना आएगा, ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स आ जाएगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे पास डी आर, अब अगर तुम देखो ऑब्जर्व करो तो ये जो हमारे पास डी आर जो था, है ना, डी आर जो रेजिस्टेंस है वो एक डिस्क है ना, वो एक डिस्क टाइप रेजिस्टेंस है। और ये ऐसी मेरे पास बहुत सारी डिस्क है, और बहुत सारी डिस्क हैं, तो वो सारी डिस्क जो है वो क्या है, वो सीरीज में लग रही होंगी। एक डिस्क ये है, इसके आगे मैं एक और डिस्क ले सकता हूँ, एक डिस्क कुछ ऐसी है, तो ये भी इसके साथ सीरीज में हो गई। उसके आगे एक और डिस्क होगी तो वो भी उसके साथ सीरीज में हो गई। तो ये सारे डिस्क जो है वो सीरीज में है। अब ये सारे डिस्क अगर मैंने सीरीज में ऐड करनी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है ये सारे के सारे सीरीज में रेजिस्टेंस है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो आर इक्विवेलेंट जो आता है वो कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करते करते हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे रेजिस्टेंस होगा, और जो इंटीग्रेशन से हम लोग करते हैं, इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब ही ये होता है कि हम लोग उसमें एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा आर, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी एक्स बाय पाई आर स्क्वायर। और आर का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इजीली। तो आर, स्मॉल आर का वैल्यू जो होगा, रेडियस का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, रो डी एक्स अपॉन पाई इंटू ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हमारा कुछ रेडियस आ गया, और इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से हम लोगों को एरिया मिल जाएगा। और हम लोग को ये भी पता होगा कि जो रेडियस होगा वो रेडियस, मतलब एक्स का जो लिमिट होगा, एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग यहाँ पे हैं, जब हम सबसे स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन पे हैं, तब उस केस में जो रेडियस है वो, मतलब एक्स का वैल्यू जो है वो 0 हो गया। और हम लोग जब लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन पे पहुंच जाएंगे तो एक्स का वैल्यू है वो एल हो गया। तो हम लोग इसको एक्स का लिमिट जो है वो 0 टू एल पुट कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, 0 टू एल इंटीग्रेशन रो डी एक्स अपॉन, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको टी मान लूंगा तो ये पाई टी स्क्वायर हो जाएगा। और फाइनली जब मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। वो जो रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट हम लोग यहाँ पे इजीली बता सकते हैं कि रिजल्ट जो आएगा आर, वो होगा हमारा रो एल बाय पाई ए बी। तो वो इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा, जब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो यहाँ पे मैं इसको टी स्क्वायर ले लूंगा, और फिर इसको मैं स्मॉल एलिमेंट भी चाहिए होगा जो कि टी की टर्म्स में आएगा। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स इज इक्वल टू टी, और उसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करके डी टी निकाल देंगे, और फिर फाइनली उसको इंटीग्रेट कर देंगे, बाद में टी का वैल्यू पुट कर देंगे और मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर जो होगा आर, वो कितना होगा, रो एल बाय पाई ए बी। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक सर्किट दिया हुआ है, हम लोग को बोला हुआ है कि ये जो ए और बी पॉइंट है इसके अक्रॉस हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस कुछ क्रिएट कर दिया है जो कि 14 वोल्ट है। इस क्वेश्चन में हम लोग को ये निकालना है पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, करंट अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस एंड करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। तो हम लोग इसको सबसे पहले तो एक सर्किट डायग्राम बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं, जो कि कुछ ऐसा होगा। ये है हमारे पास, ये है कुछ 6 ओम, ये है 12 ओम, और ये है हमारा 3 ओम। यहाँ पे हम लोगों ने इसके साथ में एक बैटरी लगा रखी है, जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 14 वोल्ट। बैटरी जो है ये सर्किट में 14 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। ये पॉइंट था हमारा कुछ ए, ये पॉइंट है हमारा कुछ बी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग को ओम्स लॉ पता होता है। ओम्स लॉ जो होता है, ओम्स लॉ हम लोग से क्या बोल सकते हैं, ओम्स लॉ इज इक्वल टू वी इज इक्वल, ओम्स लॉ विल बी इक्वल टू, मतलब ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। वी जो होता है वो क्या होता है, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर। और आई जो है वो आई क्या हो जाएगा, हमारा करंट, उस के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है। देखो एक बात हम लोग को यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर ये करंट आर है और ये, मतलब अगर ये रेजिस्टेंस आर है और यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो V इज इक्वल टू आई आर हम लोग जो लिखते हैं यहाँ पे, V जो होता है, V वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मतलब अगर एक पॉइंट मैंने ये P लिया है और ये है Q, तो VP माइनस VQ जो होगा, VP माइनस VQ ही IR के बराबर होगा, है ना। पोटेंशियल जो होता है यहाँ पे, है ना, पोटेंशियल ओम्स लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ना कि पोटेंशियल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो बात करते हैं वो VP माइनस VQ इज इक्वल टू IR, ये हम लोग लिखते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए, एनालाइज करें इस सर्किट को, तो इस सर्किट में क्या हुआ कि ये जो 6 ओम है और 12 ओम है, तो ये दोनों तो हैं हमारे पैरेलल में। 6 ओम और
12 ओम जो है ये दोनों हमारे पैरेलल में हैं, और पैरेलल में हमारा जो आर इक्विवेलेंट होता है ना, पैरेलल में जो हमारा आर इक्विवेलेंट होता है, तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट जो होगा 6 ओम और 12 ओम का, तो वो तो 1/r डैश कुछ बोल देता हूँ, तो 1/r डैश जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/12। और जब आर डैश को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो वो 4 ओम आ जाएगा, है ना, एलसीएम लेके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो जो कि 4 ओम आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आर डैश आ गया 4 ओम। अब अगर मुझे इस सर्किट का टोटल आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये 3 ओम और ये वाला पूरा 4 ओम, जो इनका रिजल्टेंट था 4 ओम, वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो दोनों तो सीरीज में है, तो यहाँ से हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो 3 + 4 जो कि कितना हो गया, 7 ओम हो गया। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहली बात तो करंट बता देंगे। इस सर्किट में अगर हम लोगों ने करंट लिया हुआ है, जैसे ये करंट आई है, तो ये आई में इजीली बता सकता हूँ, आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा कुछ V/R इक्विवेलेंट। तो V/R इक्विवेलेंट हम लोगों ने लिख दिया, तो V कितना था हमारे पास 14 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट जो है वो 7 है ना, 7 ओम। तो यहाँ से हमारे पास करंट आ जाएगा, टोटल करंट, वो टोटल करंट कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े, तो हम लोगों ने टोटल करंट तो निकाल दिया सर्किट का, टोटल करंट कितना हो गया, ये हो गया 2 एम्पियर। तो अगर हम लोग यहाँ से देखा जाए तो 2 एम्पियर इधर से जा रहा है, तो 2 एम्पियर जो होगा वो 3 ओम रेजिस्टेंस में भी करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से तो करंट गया था 2 एम्पियर, ये जा रहा है हमारा 2 एम्पियर, वहीं पे क्या हो रहा होगा, 6 ओम में ये जो करंट होगा, ये करंट कुछ I1 ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ से जो करंट जा रहा होगा उसको हम लोगों ने कुछ I2 ले लिया। तो ये जो क्या होता है कि पैरेलल में हम लोग को एक बात पता होनी चाहिए कि पैरेलल में करंट हमेशा डिवाइड होता है, पैरेलल में करंट हमेशा डिवाइड होता है। तो यहाँ से हम लोग कोई भी दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दो रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, ये दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये दोनों पैरेलल में है, और यहाँ से करंट कुछ आई आ रहा है, और ये है कुछ R1 रेजिस्टेंस, और ये है कुछ R2 रेजिस्टेंस। R1 रेजिस्टेंस में से करंट मैंने I1 बोल दिया, R2 रेजिस्टेंस में मैंने करंट कुछ I2 बोल दिया। तो यहाँ पे करंट जो होता है, करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ लेता है, करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ लेता है। तो क्या होगा कि जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे करंट कम होगा, और जहां पे करंट कम मतलब जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे करंट ज्यादा होगा। तो अभी इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं कि जो I1 आएगा, वो I1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 जो होगा वो होगा हमारा R2 प्लस मतलब R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I। ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो I2 होगा, वो I2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। तो ये हमारा कुछ करंट होगा I1 और I2। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोगों ने I1 और I2 लिया हुआ है, I1 और I2 लिया हुआ है, तो अगर मुझे यहाँ पे I1 निकालना होगा, इस यहाँ पे इसके लिए अगर मुझे I1 निकालना होगा, तो I1 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, I1 विल बी इक्वल टू, I1 कितना हो जाएगा 12 अपॉन 12 प्लस 6 इंटू टोटल करंट, टोटल करंट कितना था हमारा 2 एम्पियर। ठीक है। अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला नीचे लिखा था, I1 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, R2/R1 प्लस R2 इंटू I, और I2 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। तो यहाँ से हम लोग I1 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, I1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12/18 इंटू 2, तो यहाँ से ये हो गया 9, और यहाँ से 4/3 एम्पियर आ जाएगा, 4/3 एम्पियर आ गया। सिमिलरली तुम I2 भी अगर तुम लोगों को कैलकुलेट करना होगा, I2 भी कैलकुलेट करना होगा, तो I2 को हम लोग या तो 2 माइनस I1 लिख सकते हैं, टोटल करंट, क्योंकि I1 प्लस I2 मिला के ही तो 2 एम्पियर हुआ है ना, तो हम लोग या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस I1 जो कि कितना था 2 माइनस 4/3, तो यहाँ से हमारे पास 6 माइनस 4 जो कि कितना हो जाएगा 2/3 एम्पियर हो जाएगा। या फिर हम लोग I2 सिमिल इजीली बता सकते हैं, I2 अगर हम लोग बताएंगे तो I2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R1 कितना था 6 अपॉन 6 प्लस 12 इंटू 2 एम्पियर। तो यहाँ से भी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी हमारा कितना आ रहा होगा, ये आ जाएगा हमारा 1/3 इंटू 2 जो कि कितना हो जाएगा 2/3 एम्पियर। तो ये यहाँ पे हम लोग ये सीख रहे हैं कि अगर पैरेलल में होगा तो करंट जो होता है वो डिवाइड होता है, और वो है ना कैसे डिवाइड होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में, है ना, मतलब अगर हम लोग देखें तो जो हम लोग बात करेंगे, है ना, तो इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे करंट कम होगा, जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे करंट ज्यादा होगा। तो ये हम लोगों ने ऐसे
बता दिया कि करंट कितना आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, इसके जितने भी पार्ट थे ये सॉल्व हो गए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में ये देखो, यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, तो इन्हीं के अक्रॉस हम लोग को टोटल आर इक्विवेलेंट बताना होगा। आर ए बी का मतलब ये है कि ये जो दो पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट निकल रहे हैं यहाँ से, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, इन दोनों के बीच में हम लोग को आर इक्विवेलेंट बताना है। तो ये एक सिंपल सीरीज पैरेलल वाला कौन क्वेश्चन है ना, सीरीज पैरेलल वाला सिंपल क्वेश्चन है। तो अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये आर और ये आर हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों जो हो जाएंगे ये सीरीज में हो जाएंगे। ये दोनों हमारे जो रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज में हो गए। अब देखो ये दोनों सीरीज में हो गए तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट आएगा, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास कुछ 2R। अब ये 2R था, है ना, ये हमारे पास ए वाला पॉइंट था, तो यहां से मेरे पास एक रेजिस्टेंस 2R आ गया। और उसी के साथ ये देखो ये 2R जो दूसरा वाला 2R जो पहले से था हमारे पास सर्किट में, ये दोनों 2R और ये 2R ये दोनों हम लोगों को पैरेलल में दिख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R। तो ये आर इक्विवेलेंट हो गया हमारा कुछ आर हो गया। ठीक है, तो इन तीनों रेजिस्टेंस का अगर हम लोग देखें तो इन तीनों रेजिस्टेंस का जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो गया, आर हो गया। अब देखो ये इन तीनों रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट आर हो गया, उसके साथ ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में है ना। तो यहां से इन तीनों रेजिस्टेंस का तो आर था और उसके साथ ये वाला जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस था वो सीरीज में था, तो ये आर और ये आर, और इसके साथ ही ये पैरेलल में है जो कि कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 3R। ठीक है, तो ये 3R इसके साथ ये पैरेलल में है, तो इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट होगा वो तो 2R हो जाएगा, 2R और 3R ये वापस पैरेलल में हो जाएंगे। तो अभी क्या होगा, फिर 2R और 3R का हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल देंगे, तो यहां से हम लोग इधर पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ इन तीनों का जो आर इक्विवेलेंट होगा उसके साथ ये आर जो होगा वो सीरीज में हो जाएगा, तो फिर हम लोग वापस उसको ऐड कर देंगे सिंपली। फिर ये वाले जो दोनों होंगे इनके साथ ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलल में हो जाएगा और उसके साथ फिर ये सीरीज में हो जाएगा, और इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बस यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशंस होंगी क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज कुछ ऐसी दी हुई है कि हमारा कुछ मतलब अपॉन में आंसर आएगा। जैसे अगर हम लोग देखें तो इस वाले का 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/3R प्लस 1/2R, जो कि कितना आ रहा है, ये आर इक्विवेलेंट हमारे पास कुछ 6R/5 आ रहा है। तो अब ये क्या हो गया, ये सीरीज में था इसके साथ, है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये यहाँ तक हम लोग 6R/5 कर चुके हैं। अगर हम लोग देखें, मैं तुमको डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये 6R/5 है, उसके साथ ये हमारा कुछ R हो गया, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकल रहा है जो कि 4R है, और फिर यहाँ से एक और रेजिस्टेंस है ये। तो ये हम लोगों ने ऐसे कर दिया, और यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे जैसे जैसे हम लोग ये चलते जाएंगे तो वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया है। इसका रेजिस्टेंस भी देना होगा तो ये भी चाहिए होगा अपने को, तो इसको 5R मान सकते हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही सीख रहे हैं कि एक क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल करते करते हम लोग फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना है, आर ए बी, है ना, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, और I1 और I2 यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे जीरो रेजिस्टेंस वायर का। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि एक ये सर्किट दिया हुआ है, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक यहाँ पे बैटरी लगा दी, एक बैटरी लगा दी, और मान लिया कि ये जो बैटरी है ये इस सर्किट में कुछ वी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। ये जो बैटरी है ये सर्किट में वी पोटेंशियल डिफरेंस लगा रही है। तो अब इसके हिसाब से जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल होगा वो वी हो गया, और यहाँ का पोटेंशियल हम लोगों ने मान लिया जो कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वी होगा, इस जंक्शन का पोटेंशियल भी वी होगा। अब देखो जीरो रेजिस्टेंस वायर क्या करता है, जीरो रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। जीरो रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, तो अगर मेरा इस पॉइंट का पोटेंशियल वी है और मैं जीरो रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस अगर चलता रहूंगा तो मैं डी पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। तो डी पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी मेरा जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, वो वी ही हो जाएगा, है ना। डी पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी जो मेरा पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वी, क्योंकि हम लोग जीरो रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस चल के आए हैं, तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हुआ। तो उस पॉइंट का जंक्शन का पोटेंशियल अगर वी था तो डी पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
सिमिलरली यहाँ का जो पोटेंशियल है हमारा, ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल हमारा कुछ जीरो है। अगर इस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है। अब देखो हम लोग नीचे वाले जीरो रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस चलते जा रहे हैं, तो सी पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, वो पोटेंशियल भी कुछ जीरो हो जाएगा। सही है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो सी और डी वाला पॉइंट है, सी और डी वाले में क्या दिख रहा है, सी और डी में डी वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है, सी और डी वाले में डी वाला पॉइंट जो था वो हायर पोटेंशियल पे है, ये डी है और ये है हमारा सी, इसका पोटेंशियल जो था वो जीरो था, तो ये हायर पोटेंशियल पे है, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसीलिए यहाँ पे सर्किट में जो करंट का डायरेक्शन दिखा रखा है कि वो कुछ इधर जा रहा होगा, क्यों, क्योंकि डी वाला पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल पे है। सही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखो क्या हो रहा है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा आर, ये आर के किसके अक्रॉस है, ये आर जो है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी माइनस जीरो, वी है। सिमिलरली ये वाला आर जो है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो भी वी माइनस जीरो, जो कि कितना है, वी है। और इन दोनों के मिला के अक्रॉस कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा, वो भी वी आ रहा है। तो ये दोनों सीरीज में हो गए और ये तीनों जो होंगे ये आपस में पैरेलल हो गए, क्यों, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आ रहा है हमारे पास, ये v है, ये जीरो है, ठीक है, और ये भी हमारे कुछ v हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये v और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एक हम लोगों ने ऐसे लगा दिया, एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने इधर लगा दिया, ये r है, और ये जो c और d के बीच में था, ये दोनों सीरीज में थे, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2r हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बीच में एक और r लग जाएगा, और यहाँ पे हम लोगों ने जो बैटरी लगाई थी वो V वोल्ट की बैटरी हम लोग ने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा जा रहा है ना, यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा है कि जो यहाँ पे करंट जो होगा, करंट I1 कितना होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है कि जो I1 करंट है वो कितना होगा। तो देखो I1 करंट अगर हम लोग देखेंगे तो I1 करंट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे देखो, तो ये जो रेजिस्टेंस था R, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो है V है, ठीक है। और इसमें हमको सर्किट में ये भी दिया हुआ है कि जो टोटल करंट जा रहा है वो कुछ I नॉट है ना, टोटल करंट जो जा रहा है वो कुछ I नॉट है, तो यहाँ से कुछ I नॉट करंट जा रहा है, ठीक है। तो अब I नॉट करंट जा रहा है, तो ये हम लोगों ने कुछ I1 बोल दिया, यहाँ से कुछ I1 करंट गया होगा, ये I1 करंट गया होगा, तो यहाँ से कुछ मान लो कि ये करंट है कुछ आई डैश बोल दिया हम लोगों ने, ये करंट कुछ आई डैश बोल दिया, ठीक है। और फिर वो जो करंट ये आई डैश जो था वो यहाँ से I2 चला गया, वो I2 इधर आके वो वापस I नॉट बन जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे ये बताना है कि वो कितना करंट जा रहा होगा, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो हमारे पास देखो, सबसे पहली बात तो ये जो R था, ठीक है, तो ये R था, तो इसमें हम लोग इन ये दोनों जो हो जाएंगे, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, और ये तीनों जो है ये पैरेलल में है, तो यहाँ पे हमारे इन सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस भी अगर हम लोग बात करें तो करंट कितना हो जाएगा, V/R। इसके अक्रॉस अगर हम लोग करंट की बात करेंगे तो वो करंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसके में करंट हो जाएगा V/R, यहाँ पे V/2R आ जाएगा करंट, V/2R जो स्मॉलर ब्रांच बीच वाली ब्रांच है उसमें V/2R, और इस वाली ब्रांच में अगर हम लोग करंट देख रहे हैं तो वो करंट कितना आ जाएगा, वो V/R आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन तीनों का ही सम जो होगा वो कितना है, I नॉट के बराबर है। तो अगर हम लोग इसको I1 बोल रहे हैं, ये I2 बोल रहे हैं, और ये चलो I1 I2 तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट ही करना है, तो IA IB IC बोल देते हैं। तो IA, अगर ये IA है, ये IB है, और इसको हम लोगों ने IC ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास IA प्लस IB प्लस IC जो होगा वो है कुछ I नॉट के बराबर। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, IA जो था वो था V/R, IB जो था वो V/2R, प्लस IC जो था वो V/R, वो किसके बराबर हो गया, कुछ I नॉट के बराबर हो गया। तो ये अब मैं इनको जोड़ रहा हूं तो ये कितना आ रहा है, 2V/R प्लस V/2R इज इक्वल टू I नॉट। तो यहाँ से हमारे पास V/R की वैल्यू आ जाएगी, और V/R अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो V/R आ रहा है हमारे पास 2I नॉट बाय
5। V बाई आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2I0/5 आ गई। तो अब देखो ये जो हमारा रेजिस्टेंस था आर वाला रेजिस्टेंस, यहाँ से जो करंट जा रहा था वो करंट कितना जा रहा था, वो करंट जा रहा था हमारा कुछ 2I0/5 जा रहा था। तो अगर यहाँ से I0 करंट आया था और ये 2I0/5 आर वाले रेजिस्टेंस में जा रहा था, तो इधर से कितना करंट जा रहा होगा, क्योंकि दोनों मिला के कितने हो रहे होंगे। यहाँ से देखो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मेरे पास I0 करंट कुछ आया था और वो आर रेजिस्टेंस में से कुछ 2I0/5 करंट गया था, तो ऊपर से कितना जा रहा होगा, ऊपर से करंट जा रहा होगा 3I0/5। ठीक है, तो यहां से हम लोग I1 बोल सकते हैं। I1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, I0 माइनस 2I0/5 जो कि कितना आ गया 3I0/5। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने 3I0/5 बोल दिया। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो ये 2I0/5 जो था वो इसमें गया। अब क्या हुआ, कुछ करंट यहां से आया, कुछ करंट इधर से आया, जो कि ये वाला करंट इधर फ्लो कर रहा है। तो ये जो 2R के अक्रॉस है वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वो कितना है, वो V/2R है। तो ये हो गया हमारा कुछ I0/5 करंट V/2R। क्यों, क्योंकि V/R का वैल्यू कितना है, V/R का वैल्यू है हमारा 2I0/5। तो V/2R कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा I0/5 इधर से आया और 2I0/5 यहां से आया, तो ये दोनों जुड़ के इधर निकल जाएंगे और ये टोटल करंट कितना आ जाएगा इसमें 3I0/5। तो जो I2 आ जाएगा वो I2 कितना आ जाएगा, I2 हो जाएगा हमारे पास 2I0/5 प्लस I0/5 जो कि कितना हो जाएगा, वो भी 3I0/5। तो यहां से हम लोगों ने I1 और I2 दोनों कैलकुलेट कर लिए, जो कि कितने आ रहे हैं 3I0/5 आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। फाइंड टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन सर्किट, आल्सो फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन 12 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो जो हीट प्रोड्यूस होती है ना किसी भी रेजिस्टेंस में, अगर मुझे हीट निकालनी होती है तो हीट होती है I2RT। I2RT, अगर यहाँ पे करंट कांस्टेंट है तो I2RT हो जाती है, और अगर करंट वेरिएबल होता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन I2R/dt का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जो भी करंट की वैल्यू होगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, और हम लोग जितने भी टाइम के लिए हीट निकालनी होगी तो हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो वहां पे हम लोग को हीट प्रोड्यूस मिल जाएगी। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि किसी भी रेजिस्टेंस में अगर हम लोग करंट पास करते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस से अगर हम लोग करंट पास करते हैं तो क्या होता है, वो रेजिस्टेंस हीट हो जाता है, और उसी को हम लोग वो जो हीट होता है वही क्या होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोगों ने I2R/dt का इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो हम लोगों को हीट प्रोड्यूस मिल जाएगी। अब देखो इस में हम लोगों को, इस क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे पहले तो टोटल हीट प्रोड्यूस की बात करी गई है। टोटल हीट प्रोड्यूस जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है ये 6 ओम 4 ओम और 12 ओम, तो ये तीनों तो पैरेलल में है। 6 ओम 4 ओम और 12 ओम ये तीनों तो पैरेलल में है, तो हम लोग इसका इस वाले का आर डैश बोल देता हूँ, आर डैश जो कि कितना आ जाएगा 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/12। तो यहाँ से इन तीनों का जो हमारा आर इक्विवेलेंट आ रहा है वो कितना है, एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे 12, तो 2 प्लस 3 प्लस 1, तो यहाँ से आर डैश आ गया मेरे पास कुछ 2 ओम। ठीक है, तो आर डैश आ गया मेरे पास 2 ओम। वैसे ही अगर मुझे टोटल आर इक्विवेलेंट निकालना होगा तो वो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 प्लस 6 जो कि कितना हो जाएगा 8 ओम। तो आर इक्विवेलेंट भी आ गया मेरे पास कुछ 8 ओम। अब यहाँ से मेरे पास करंट आ जाएगा, इस टोटल करंट आ जाएगा इस सर्किट का, टोटल करंट आ जाएगा हमारे पास। पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट किया हुआ है हम लोगों ने सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ था 300 वोल्ट। तो करंट जो हो जाएगा वो 300/R इक्विवेलेंट जो कि 8 कर दिया। तो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 है ना 24 और 60 अगर हम लोग देख रहे हैं तो कुछ 37.5 एम्पियर आ गया। और अब अगर मुझे करंट निकालना होगा, टोटल हीट प्रोड्यूस निकालना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम लोग को टाइम देना पड़ेगा कि कितने टाइम में हम लोग को हीट प्रोड्यूस निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग इजीली टाइम दे देंगे, है ना। मान लो कि हम लोगों ने कुछ टी टाइम के लिए मतलब उसमें करंट पास किया होगा, तो वहां से हम लोगों को मिल जाएगा कि टी टाइम के लिए अगर हम लोगों ने कुछ करंट पास किया होगा तो वहां से हम लोग को हीट प्रोड्यूस भी मिल जाएगा। जैसे मान लो कि अब ये थी हमारे पास, ठीक है, तो 6 ओम 4 ओम 12 ओम है ना, और उसके साथ ये था, तो ये तो 37.5 आ गया एम्पियर। मान लो कि टाइम ले लेते हैं, टाइम इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो 10 सेकेंड मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 10 सेकेंड मान लिया हम लोगों ने, तो टोटल हीट प्रोड्यूस जो आएगी वो तो कितनी हो जाएगी I2RT।
तो यहाँ से जब हम लोग आई स्क्वायर आर टी करेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5 का होल स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट हम लोगों ने कितना निकाला था 8 और 10 सेकेंड के लिए 10 ले लिया हम लोगों ने। तो ये जो भी आंसर आएगा वो जूल में हमारा आंसर आ जाएगा। हीट प्रोड्यूस, टोटल हीट प्रोड्यूस यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो कैलकुलेशन है जो कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बोल दिया कि हम लोग को 12 ओम के अक्रॉस कितनी हीट प्रोड्यूस हुई होगी वो निकालनी है। 12 ओम में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई होगी वो निकालना है। तो अब 12 ओम में हीट प्रोड्यूस होने के लिए हम लोग को सबसे पहली बात तो 12 ओम में करंट निकालना पड़ेगा। तो अभी देखो यहाँ से जो हमारे पास जो करंट आ रहा था वो करंट कितना आ रहा था, वो आ रहा था 37.5 एम्पियर। 37.5 एम्पियर आ रहा था और ये इन तीनों में ऐसा कुछ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो हम लोगों ने अभी ऊपर एक फॉर्मूला देखा था कि दो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो उसका में करंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अगर I1 निकालना होगा तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई हो जाएगा। I2 निकालना होगा तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस 3 है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 6 और 4 को हम लोग पैरेलल में लेके एक रेजिस्टेंस बना देते हैं ताकि मुझे 12 ओम में करंट निकालना ईजी हो। तो 6 और 4 अगर हम लोगों ने बना दिया तो 1/R डबल डैश ले लो तो 1/6 प्लस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, आर डबल डैश जो आएगा वो 2.4 ओम आ जाएगा। 2.4 ओम आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है अब मेरे पास, यहाँ से देख रहा हूँ तो ये है हमारे पास 2.4 ओम और नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास कुछ 12 ओम। अब क्या हो रहा है, यहाँ से जो करंट आ रहा था वो करंट आ रहा है मेरे पास कुछ 37.5 एम्पियर। तो 12 ओम में जो करंट होगा I12 ओम, तो वो हम लोग यहाँ से I12 ओम इजीली निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.4 अपॉन 12 प्लस 2.4 इंटू 37.5। तो यहाँ से हमको 12 ओम के अक्रॉस करंट भी मिल गया। अब 12 ओम के अक्रॉस अगर मुझे करंट मिल गया तो उसमें हीट प्रोड्यूस्ड इन 12 ओम जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 12 ओम के अक्रॉस जो करंट होगा उसका स्क्वायर इंटू 12 ओम आई स्क्वायर आर, और टाइम जो है वो तो हम लोग को 10 सेकंड हम लोगों ने मान लिया था। तो वहां से इंटू टी जब मैं कर दूंगा तो मुझे ये भी मिल जाएगा कि 12 ओम में करंट कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये बात सीखे हैं कि अगर मान लो कि तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो हम लोग डायरेक्ट करंट नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तुम लोग ऐसे नहीं कर दोगे, ये चीज गलत हो जाती है कि अगर मैंने यहाँ पे ये बोल दिया, है ना, यहाँ पे ये तीन रेजिस्टेंस हैं R1 R2 और R3, तो हम लोग I1 को ऐसे नहीं बोल सकते। I1 को हम लोग ये नहीं बोल सकते कि R2 प्लस R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू आई, ऐसे नहीं होता है ना। हम लोगों को इस केस में क्या करना पड़ता है, पहले अगर I1 निकालना होगा तो R23 को सीरीज में मान लो, तो हमको टोटल करंट जो मिलेगा वो R23 के अक्रॉस मिल जाएगा और I1 के अक्रॉस मतलब R1 के अक्रॉस मिल जाएगा, और वो सॉल्व हो गया तो फिर हम लोग इसको आगे बोलते बढ़ सकते हैं। तो वहां से हम लोग करंट निकाल सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बस वैल्यू पुट करके हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे, डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल। अब देखो सेल जो होता है वो दो तरीके से मतलब करंट फ्लो कर सकता है सेल में से, या तो सेल से करंट बाहर निकल रहा होगा या फिर सेल के करंट अंदर जा रहा होगा। अब जब सेल से करंट बाहर निकलता है, जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा होगा कि सेल, ये एक ही बैटरी लगा रखी है हम लोगों ने, है ना, ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पूरी बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को। और इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जो है वो हमारा ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी जो है, वही क्या होगा, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी होगा या फिर सेल होगा। ठीक है, तो अब डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है कि बैटरी से यहाँ से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जब निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी या फिर डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, है ना, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी या फिर डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। हम लोगों को ये बताना है कि यहाँ पे तीन चार चीजें निकालनी है अपने को, कि फाइंड नेट पावर गिवन बाय सेल, दूसरे में बोल रहा है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी बाय सेल, है ना। तो ये हम लोगों को ये सारी बातें इसमें करनी है। तो अब देखो होता क्या है ना कि जैसे हमारे पास कोई भी सेल होता है तो सेल में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब वो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो अब वो रेजिस्टेंस होता है तो उसके अक्रॉस भी क्या होता है कि मतलब अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके अक्रॉस भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप आ जाएगा, है ना, पोटेंशियल का ड्रॉप आ जाएगा। तो वहां से हम लोग फिर क्या होगा कि वो भी कुछ हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये सारी चीजें कर रहा होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया कि इस सर्किट का करंट निकाल दिया, है ना। मान लो कि यहाँ पे जो सर्किट है इसका करंट कुछ आई फ्लो कर रहा था, तो वो जो आई आएगा वो कितना आ जाएगा, ई बाई आर इक्विवेलेंट, और टोटल करंट कितना हो जाएगा इस सर्किट का, आर प्लस आर,
है ना, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ टोटल करंट सर्किट का। ठीक है, अब अगर मैं वी ए माइनस वी बी बोलूं, अब देखो जो पावर दी होगी सेल ने, सेल की पावर जो होती है पावर बाय सेल, ठीक है, तो पावर ऑफ सेल जो होता है, जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग को कैलकुलेट करना है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो वी है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना, इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो अब हम लोगों को सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा होगा। तो अब मैं बी से चालू करूंगा और ए की तरफ चले जाऊंगा। तो देखो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, वीबी माइनस आई आर, है ना, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, वीबी माइनस आई आर प्लस ई इज इक्वल टू वी ए, या फिर माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अब हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कि वी ए माइनस वी बी जो आ रहा है वो किस पे आ जाएगा, ई माइनस आई आर आ जाएगा। और अगर मुझे, और यही हमारा क्या था, यही हमारा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल आ गया। तो अभी यहाँ से अब मुझे क्या पता चलेगा, पावर जो आएगा, पावर प्रोड्यूस बाय सेल, है ना, गिवन बाय सेल, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ई माइनस आई आर इंटू आई। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, वी इंटू आई होता है, वी जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके अक्रॉस, और इंटू आई हम लोगों ने कर दिया। तो यहाँ से हम लोगों को वी, मतलब यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ई माइनस आई आर इंटू आई। ठीक है, अब इसी में यहाँ से जो बात कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि रेट ऑफ लॉस इन केमिकल एनर्जी। ठीक है, रेट ऑफ लॉस इन केमिकल एनर्जी सेल के अक्रॉस, तो वो जो लॉस इन केमिकल एनर्जी होगा, ठीक है, तो लॉस इन केमिकल एनर्जी जो होगा वो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो तो होगा हमारा ई इंटू आई। ठीक है, तो ये जो ईएमएफ था सेल का, वो ईएमएफ ऑफ सेल कितना है, ई। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी अगर हम लोग बात करेंगे, रेट ऑफ लॉस इन केमिकल एनर्जी, तो वो तो आ जाएगा हमारा कुछ ई इंटू आई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सर्किट है, इस सर्किट में टोटल पावर जो कंज्यूम हो रही है वो तो कितनी हो रही है, ई इंटू आई, है ना, तो वो हमारा लॉस इन केमिकल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सर्किट में हो क्या रहा है, टोटल जो पावर दे रहा है वो कौन दे रहा है, बैटरी दे रही है। बट वो बैटरी खुद भी कुछ पावर कंज्यूम कर रही है ना, कुछ खुद भी पावर कंज्यूम कर रही है, और वो कितने पावर कंज्यूम कर रही होगी, यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो बैटरी जो पावर कंज्यूम कर रही है वो कितनी कर रही है, वो कर रही है हमारी आई स्क्वायर आर के बराबर पावर कंज्यूम कर रही है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि अगले वाले में कि रेट ऑफ गेन इन द सेल, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तो कुछ ये आ चुका है, ये वाला पार्ट हम लोग को नहीं सॉल्व करना होगा। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन सेल। अब देखो जो हम लोग बात कर रहे थे रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन सेल, सेल का भी कुछ रेजिस्टेंस है, सेल का रेजिस्टेंस कितना है, सेल का रेजिस्टेंस है कुछ आर है। तो रेट ऑफ हीट डिसिपेशन मतलब पावर ही होता है, और पावर जो हम लोग लिखते हैं, पावर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। आर इस केस में हम लोग किसका लेंगे, सेल का ले लेंगे, जो कि कितना था, स्मॉल आर। तो रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन सेल होगी वो आई स्क्वायर आर हो जाएगी। और अभी ये वाला नेट पावर गिवन बाय द सेल तो हम लोगों ने बात कर ही ली है, नेट पावर गिवन बाय द सेल जो होगी वो तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी कुछ ई इंटू, मतलब ई माइनस आई आर इंटू आई, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया है। तो वहां से हम लोग बता सकते हैं कि नेट पावर जो सेल जो सर्किट में दे रहा होगा वो तो इतनी दे रहा होगा। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि नेट पावर जो पूरा सेल अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी जो पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस स्मॉल आर और दिस रेजिस्टेंस कैपिटल आर, है ना। तो ये होगी हमारी नेट पावर जो सेल दे रहा होगा। तो नेट पावर गिवन बाय सेल, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, पावर गिवन अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी कुछ आई स्क्वायर के इंटू कैपिटल आर प्लस आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, और वही हमारी नेट पावर गिवन बाय द सेल हो जाएगी। ठीक है, तो जो सर्किट में सेल पावर दे रहा होगा वो तो कितनी दे रहा होगा, वो हो जाएगी हमारी ई माइनस आई आर इंटू आई। और अगर हम लोग बात करेंगे कि टोटल पावर कितनी दे रहा होगा सर्किट में, तो वो उसमें हमको सेल जो पावर खुद भी कंज्यूम कर रहा है वो भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो वो कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। और ऐसे हम लोग करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं अगले पार्ट में। अब देखो
यहाँ पे हमारे को ये देखना है कि चार्जिंग ऑफ सेल क्या होता है कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी एक सेल है ना, अगर ये सेल है मान लो जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और अगर इसमें करंट पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जा रहा होगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो सेल होता है ये चार्ज हो रहा है ना, ये सेल जो है वो चार्ज हो रहा है। तो इस केस में जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी, अगर इसका ईएमएफ ई है और इस रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी ए माइनस ई, है ना, वी ए माइनस ई माइनस आई आर स्मॉल आर इज इक्वल टू वी बी। ठीक है, तो अब हम अगर हम लोग देख रहे हैं तो वी ए माइनस वी बी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास ई प्लस आई आर। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि अगर मान लो कि सेल जब चार्ज होता है तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ से भी ज्यादा आ रहा है, जो कि इस केस में दिख रहा है हम लोगों को, कितना आ रहा है वो, ई प्लस आई आर आ रहा है ना, ईएमएफ से भी ज्यादा आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो ई प्लस आई आर आएगा। और जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, है ना, तो ई प्लस आई आर ये तो कुछ भी एक जनरल सेल के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, तो ये हमारा कुछ ई प्लस आई आर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि एक सेल है कुछ ई टू जिसका ईएमएफ ई वन से ज्यादा है, जिसका ईएमएफ ई वन से ज्यादा है, तो अभी यहाँ पे अब क्या हो रहा होगा कि ये E2 जो है, E2 इस सेल मतलब इस सर्किट में कितना पावर दे रहा है ये हम लोग को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो पावर गिवन बाय E2 अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, बाय पावर गिवन बाय E2, है ना, तो अभी हम लोग देख लेते हैं, तो पावर गिवन बाय E2 कितनी हो जाएगी हमारी, पावर गिवन बाय E2 जो होगा वो तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा E2 इंटू आई, E2 इंटू आई, आई क्या है, इस सर्किट का टोटल करंट, कैपिटल आई ले लो, है ना, इस सर्किट का टोटल करंट हो जाएगा आई, तो वो E2 इंटू आई जो होगी वो पावर गिवन हो जाएगी, है ना, तो आई हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आई कितना हो जाएगा यहाँ पे, E2 माइनस E1 अपॉन आर प्लस आर, है ना, केवीएल से हम लोग निकाल सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, तो क्या करेंगे, E2 माइनस आई इंटू कैपिटल आर माइनस E1 माइनस आई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो E2 माइनस E1 अपॉन आई आर प्लस आर ही आ जाएगा, तो पावर गिवन बाय E2 जो होगा वो E2 इंटू दिस करंट, तो वो हम लोगों को पावर गिवन बाय E2 मिल जाएगा। ठीक है, तो पावर गिवन बाय E2 मिल जाएगा, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो नेट पावर गिवन बाय E2 मिल गया, तो ये आ गया। अब अगर हम लोग को ये बताना है कि यहाँ पे नेट पावर गिवन टू द सेल, है ना, नेट पावर गिवन टू द सेल वन, कि यार सेल वन को हम लोगों ने कितनी पावर दी होगी, तो ये सेल वन अगर मान लो कि नेट पावर गिवन टू द सेल वन, तो ये हम लोगों ने कितनी पावर दी होगी, तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके अंदर करंट जा रहा है, इसके अंदर करंट जा रहा है, तो इसका मतलब हम लोगों ने इसको पावर दी होगी, है ना, इसको पावर दी होगी, तो अब इसको पावर जो दी हम लोगों ने, तो पावर कितनी दी होगी, पावर दी होगी हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेल इनटू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेल इनटू करंट। ठीक है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसके अक्रॉस, इस सेल के अक्रॉस, वो कितना हो जाएगा, इससे ये जो सेल था हमारे पास, इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम लोगों ने देखो जनरल सेल लेके कैलकुलेट किया था, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास E1 प्लस आई आर, इतना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और जो पावर गिवन इस सेल को हम लोगों ने पावर गिवन पावर दी होगी वो कितनी हो जाएगी, E1 प्लस आई आर इंटू आई, और इंटू आई कर दो, और आई का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो आई तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो हम लोग को पावर गिवन टू सेल वन भी मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हम लोग को ये दिया हुआ है कि करंट निकालना है 13/3 ओम रेजिस्टेंस में से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो एक होगा केवीएल वाला मेथड, एक होगा हमारा केसीएल वाला मेथड। ठीक है, तो हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको केवीएल से कर लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे हम लोग केवीएल से कर लेते हैं। तो केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे करंट मान लेते हैं। तो इस लूप में जो करंट है हमारा, इस लूप में करंट होगा कुछ, हम लोगों ने ये मान लिया कि यहाँ पे करंट जो है वो कुछ, इस लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है जो कि I1 है, इस लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है जो कि कुछ I2 है। ठीक है, तो I2 जो करंट होगा वही निकालना है हम लोग को, 13/3 ओम में से भी I2 करंट ही जा रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 10 वोल्ट से पहले लूप वन के लिए लिखते हैं, तो लूप वन में हम लोग 10 वोल्ट से चालू करेंगे।
तो 10 वोल्ट से जब मैं चालू कर रहा हूँ लूप 1 के लिए, तो वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। ठीक है। इधर अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो अगर इधर से I1 करंट आ रहा है और नीचे से I2 जा रहा है, तो इस वाले लूप में जो करंट होगा, मतलब मिडिल ब्रांच में जो करंट होगा, वो मिडिल ब्रांच में करंट कितना आ जाएगा, मिडिल ब्रांच में हम लोग करंट जब लिखेंगे तो I1 के लिए जब लिखेंगे तो नीचे जा रहा हूं मैं, नीचे जा रहा हूँ तो उस करंट क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे करंट आ रहा है I1 और नीचे से ऊपर करंट जा रहा है I2, तो हम लोग नेट करंट नीचे आता हुआ मान लेंगे, जो कि कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 10, सबसे पहली बात तो यहाँ पे सबसे अपने को 5 वोल्ट तो सीरीज में ही है, तो 10 + 5, 10 + 5 माइनस, है ना, -2 × I1 - I2, है ना, क्यों, क्योंकि I1 ऊपर से नीचे आ रहा था, I2 नीचे से ऊपर आ रहा था, और हम लोग ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो × I1 - I2 -1 × I1 = 0। तो यहाँ से हम लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि कितनी आ रही है, 15 - 2I1 + 2I2 -I1 = 0। तो ये आ गया हमारे पास कुछ 3I1 - 2I2 = 15। तो ये हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन 1 है। सिमिलरली हम लोग लूप 2 में अगर बात करेंगे, लूप 2 की बात कर लेते हैं, तो लूप 2 में क्या हो रहा होगा, लूप 2 में हमारे पास कुछ, हम लोगों ने करंट जो माना हुआ है वो कुछ क्लॉकवाइज माना हुआ है, क्लॉकवाइज माना हुआ है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 13/3 ओम से चालू कर देता हूँ, तो -13/3 इंटू I2। ठीक है, -13/3 इंटू I2। और 2 ओम में अब देखो, अब हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो I2 - I1 लेना पड़ेगा, -2 इंटू I2 - I1। और अब बैटरी जो है वो हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, -5 = 0। तो ये हो गया हमारी कुछ सेकेंड इक्वेशन, जो कि कितनी आ रही है, यहाँ से आ रहा है हमारे पास 2I2 18 -19/3 I2 +2I1 -5 = 0। तो एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ से आ गई, जो कि कितनी आ रही है, ये आ रही है हमारे पास कुछ 6I1 -19I2 = 15। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो ये हमारी कुछ सेकेंड इक्वेशन में हम लोगों ने ये निकाल दिया है। और 13/3 ओम के अक्रॉस हम लोग यहाँ पे करंट बता सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि हम लोग को 13/3 एम्पियर के अक्रॉस कितना करंट आ रहा होगा, है ना, 13/3 एम्पियर के अक्रॉस कितना करंट आ रहा होगा, इन दोनों को सॉल्व करने पे हम लोगों को मिल जाएगा। तो अगर 13/3 ओम में से करंट देखा जाए जो कि I2 होगा, वो I2 कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा। वो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहीं पे एक और दूसरा मेथड भी होता है, जिसको हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं, नोडल एनालिसिस भी बोलते हैं, वो हम लोग यहाँ पे इसको उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, जंक्शन पे यहाँ पे पोटेंशियल मानना पड़ता है, तो यहाँ पे जंक्शन पे पोटेंशियल मैंने x मान लिया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ 0 मान लिया। ठीक है, ये जंक्शन का पोटेंशियल x था, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया। तो ये अब देखो, जीरो रेजिस्टेंस वायर में कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं आता है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल x, यहाँ पे भी पोटेंशियल x, इधर का पोटेंशियल 0, इधर का पोटेंशियल 0। और अगर ये x था, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा मेरे पास, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा x - 10। सिमिलरली इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा मेरे पास x प्लस, यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ x + 5। अब देखो, हम लोग को क्या होता है कि केसीएल जो होता है, केसीएल है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल में क्या होता है कि जो नेट करंट किसी भी एक जंक्शन में आता है वो कितना होता है, 0 आता है। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितना करंट इस जंक्शन पे आ रहा होगा, उतना ही यहाँ से जा भी रहा होगा। तो अगर ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि I1 + I2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, I3 के बराबर होगा। या फिर अगर हम लोग इसका डायरेक्शन अलग ले लें, डायरेक्शन अगर हम लोग ये बोल दें कि यार ये I1 इधर आ रहा है, I2 इधर आ रहा है और I3 इधर आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि I1 + I2 + I3 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नेट करंट जो आएगा किसी भी जंक्शन पे, वो तो क्या होगा, वहां पे कोई करंट स्टोर तो हो नहीं रहा है, तो जो भी करंट आ रहा होगा उतना निकल भी रहा होगा, तो वो नेट करंट कितना होना चाहिए, वहां पे 0 होना चाहिए। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे नोडल एनालिसिस या फिर केसीएल लगा देंगे। तो अब देखो, हम लोगों ने क्या किया, एक्स वाला पॉइंट लिया, एक्स वाला पॉइंट।
तो x वाला पॉइंट लिया, तो अब मैं x से लेफ्ट जा रहा हूँ, लेफ्ट जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं x पे पहुंचा, उसके नीचे बैटरी है, तो इस पॉइंट पे पहुंच गया मैं, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, x माइनस 10। तो अभी क्या होगा, टोटल करंट लिखना है, तो x माइनस 10 माइनस 0/1, ठीक है, प्लस क्या होगा, x प्लस 5 माइनस 0/2 प्लस x माइनस 0/13/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू मिलेगा, और सॉल्व करने पे वो x का वैल्यू भी 13/3 वोल्ट ही आ रहा होगा। अब 13/3 वोल्ट ही आ रहा है, तो अब देखो ये जो x है इसका वैल्यू आ गया हमारे पास कुछ 13/3 वोल्ट। अब इसका वैल्यू अगर मेरे पास 13/3 वोल्ट आ गया है, तो 13/3 वोल्ट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, 13/3 वोल्ट ही हुआ। तो जो करंट आ जाएगा मेरे पास, वो करंट कितना हो जाएगा, 13/3, मतलब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं ना, V/R बोल सकते हैं। तो V भी 13/3 वोल्ट ही था और रेजिस्टेंस भी 13/3 था, तो जो करंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन से, दोनों मतलब दोनों तरीकों से सेम ही आंसर आएगा। जनरली केसीएल थोड़ा इजी हो जाता है लगाना केवीएल से, है ना, क्यों, क्योंकि केवीएल में दो इक्वेशन बनती है और दो इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। केसीएल से एक ही इक्वेशन बनती है, बट केसीएल लगाने में थोड़ी सी मिस्टेक हम लोग कर सकते हैं कि अगर हम लोग अच्छे से पोटेंशियल नहीं लिखेंगे तो, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक अवॉइड करना है। बाकी केसीएल से अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो जनरली इजी सॉल्व। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें क्या बोला हुआ है कि एक रेजिस्टेंस से ऊपर 1 ओम और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है कुछ 2 ओम। सिमिलरली यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है 2 ओम और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 1 ओम और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है 3 ओम। और हम लोगों ने यहाँ पे एक 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी है। हम लोग को ये बताना है कि जो हमारा पोटेंशियल होगा वो, मतलब एक्चुअली आर इक्विवेलेंट निकालना है हम लोग को, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो अब अगर हम लोग देखें तो देखो ये सर्किट जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बट ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर मान लो कुछ ऐसा सर्किट हम लोग को दिख जाता है ना, ये सर्किट अगर हम लोग को दिख जाता है जिसमें ऐसे 5 रेजिस्टेंस होते हैं, है ना, तो ये ये R1, R2, R3, R4 और ये R5, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर इफ R1/R2 अगर होगा इक्वल टू R3/R4 होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी कुछ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जब होती है तब उस केस में क्या होता है कि जो मिडिल वाला रेजिस्टेंस होता है ना, R5, वहां पे कोई करंट नहीं होगा, देयर विल बी नो करंट इन R5, देयर विल बी नो करंट इन R5, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगी तब। ये जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है इसमें एक 1 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम है ना, तो R1/R2 इज नॉट इक्वल टू R3/R4, तो यहाँ पे ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग किरचॉफ करंट लॉ सॉल्व लगा सकते हैं। कैसे, अभी देखो ये पोटेंशियल V था, ठीक है, तो अब अगर मुझे यहाँ पे देखो, हम लोग को ये पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो अगर मान लो कि सर्किट में यहाँ पे करंट कुछ आई जा रहा था, तो यहाँ से मैं आर इक्विवेलेंट जो बोलूंगा वो आर इक्विवेलेंट V/I हो जाएगा, है ना, आर इक्विवेलेंट V/I हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। अब यहाँ से मान लो ये करंट जो है वो कुछ I1 करंट इधर जा रहा था, तो यहाँ से कुछ I2 करंट हम लोगों ने मान लिया, और I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I को हम लोग I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। तो अगर मैंने I1 और I2 कैलकुलेट कर लिए, अगर मैंने I1 और I2 कैलकुलेट कर लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग V/I1 प्लस I2 लिख देंगे तो मुझे R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो सर्किट है ये थोड़ा सा हम लोग को सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, 1 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो अगर यहाँ से करंट आई गया था और I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ से भी I तो आ रहा होगा, तो कहीं से I1 और I2 मिल के आ रहे होंगे, तो अभी क्या हो रहा होगा, 1 ओम में से I1 करंट ही बाहर आ रहा होगा और 2 ओम में से I2 करंट बाहर आ रहा होगा, तभी तो वो बन के वापस कितना हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो किरचॉफ करंट लॉ में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल मान लेते हैं कि यार इस वाले पॉइंट का मैंने पोटेंशियल मान लिया कुछ x, इस वाले पॉइंट का मैंने पोटेंशियल मान लिया x। तो अब देखो अगर मैं इधर 1 ओम के अक्रॉस अगर देखूं, इस 1 ओम के अक्रॉस अगर मैं देख पा रहा हूं, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल तो v ही होगा, यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा, तो इस 1 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो v माइनस एक्स है,
पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स है। तो इस वाले 1 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स आना चाहिए, क्योंकि करंट भी I1 है, सेम करंट भी सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है, तो करंट और रेजिस्टेंस दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स आना चाहिए। तो अगर यहाँ का इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होना पड़ेगा, V माइनस एक्स ही होना पड़ेगा, तभी तो V माइनस एक्स माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स आएगा। ठीक है, और अब हम लोग लगा देते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ हम लोग एक्स पे लगाएंगे, तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग, किरचॉफ करंट लॉ जब मैं लिखूंगा तो केसीएल से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स माइनस वी बाई 1 प्लस एक्स माइनस वी माइनस एक्स बाई 3 प्लस एक्स माइनस 0 बाई 1, एक्स माइनस 0 बाई 1 नहीं 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा, तो यहाँ से जब हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हम लोग को इजीली मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से जब हम लोग बात कर रहे हैं तो जो हमारे पास x का वैल्यू आएगा वो आ रहा होगा, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 3v प्लस एक्स माइनस वी प्लस एक्स, या फिर इसको इंटू 2 भी कर दो और यहाँ पे इंटू 2 कर दो प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास 6x प्लस 2x मतलब 8x और 3x, है ना, तो 11x और 2 13x। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जब बात कर रहे हैं तो ये आ रहा है 13x माइनस 6v और ये हो जाएगा माइनस v, तो 7v माइनस 7v इज इक्वल टू 0, है ना। या फिर अगर हम लोग एलसीएम ले ही लें अच्छे से, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 6x माइनस 6v प्लस 4x माइनस 2v प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है हमारे पास 6 और 2 8, तो ये हो गया हमारे पास कुछ 10 और 3 13, तो x इज इक्वल टू 8v बाई 13 आ गया। x इज इक्वल टू 8v बाई 13 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। x आ गया तो मैं 1 ओम के अक्रॉस I1 निकाल सकता हूँ। I1 जो होगा, I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा, देखो I1 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम कितना आ रहा है, v माइनस एक्स आ रहा है ना। तो v माइनस एक्स, तो v माइनस 8v बाई 13 अपॉन रेजिस्टेंस कितना था 1, जो कि कितना हो जाएगा 5v बाई 13 आर, है ना, तो 5v बाई 13 कुछ एम्पियर, मतलब अभी v रहने देते हैं, उसको v कैंसिल हो जाएगा लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली I2 अगर हम लोग देखेंगे तो I2 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम कितना है हमारे पास, v माइनस एक्स माइनस v, है ना, या फिर v माइनस एक्स, तो वो कितना आ रहा है हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास v माइनस एक्स बाई 2, है ना। तो ये आ रहा है हमारे पास x बाई 2, x कितना था हमारे पास 8v बाई 13, तो वो हो जाएगा 4v बाई 13। तो आई टोटल जो आएगा वो कितना हो जाएगा I1 प्लस I2, जो कि कितना आ रहा है 9v बाई 13। ये 9v बाई 13 आ गया, तो अगर हम लोग R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा v बाई I, तो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो कितना आ जाएगा 13 बाई 9, 13/9 ओम आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है या फिर कोई भी सर्किट दिया हुआ है, तो हम लोग इजीली केवीएल लगा के केसीएल लगा के हम लोग यहाँ पे किसी भी सर्किट का हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आर जो होता है वो वी बाई आई ही तो होता है। तो अगर मेरे को टोटल करंट पता चल गया सर्किट का, तो मैं वी बाई आई कर दूंगा, तो मुझे वहां से आर मिल जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि 6 ओम में से हमको करंट निकालना है, 6 ओम में से हम लोग को करंट निकालना है। तो देखो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, जहां भी 5 रेजिस्टेंस दिखते हैं ना, तो वहां पे एक बार दिमाग में जरूर आना चाहिए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर मुझे ये नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कि ये पोटेंशियल लिख लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट का पोटेंशियल वी है ना, तो 8 वोल्ट दिया हुआ है तो 8 वोल्ट ही ले लेते हैं। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 8 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल हम लोगों ने 0 ले लिया। इसका पोटेंशियल अगर हम लोग x मान रहे हैं और इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो y। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसको मैं सर्किट कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो ये हमारे 8 वोल्ट की बैटरी तो मैंने सबसे पहले लगा दी। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल 8 है और यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल है कुछ 0। ठीक है, अब अगर तुम लोग देख रहे हो तो ये 8 ओम रेजिस्टेंस जो है वो x और 0 के बीच में है ना। तो यहाँ पे कुछ 8 ओम रेजिस्टेंस जो होगा वो x और 0 के बीच में है, और
3 ओम रेजिस्टेंस जो है वो किसके बीच में है? अगर हम लोग 3 ओम देख रहे हैं तो वो 8 और x के बीच में है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ 3 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया और ये वाला पॉइंट मैंने x बोल दिया, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पे 8 और x के बीच में हमारा 3 ओम, तो हम लोगों ने ये लिख दिया। 8 और y के बीच में है हमारा कुछ 2 ओम, तो 8 और y के बीच में हमारा 2 ओम, तो यहाँ पे मैंने y ले लिया और ये है हमारा कुछ 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली x और y के बीच में अगर हम लोग देख रहे हैं, x और y के बीच में हमारा कुछ रेजिस्टेंस है जो कि कितना है, ये है हमारा 6 ओम, तो हम लोगों ने 6 ओम लगा दिया। अब देखो x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में हम लोग को 8 ओम दिख रहा है, x और 0 के बीच में मुझे 8 ओम दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे 8 ओम लगा दिया ये x और 0 के बीच में। y और 0 के बीच में मुझे दिख रहा है 4 ओम, y और 0 के बीच में मुझे दिख रहा है 4 ओम, तो मैंने यहाँ पे 4 ओम लगा दिया। ठीक है, तो ये वाला सर्किट हमारा बन गया। ये देखो एक बीटस्टोन ब्रिज है, ये एक बीटस्टोन ब्रिज है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें, इसको एनालाइज करें, तो यहाँ से अब हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोगों ने बनाई है ना, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाई है, क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना? अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो हम लोग को नहीं दिख रही है ना? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं दिख रही है, क्यों? क्योंकि R1/R2, तो 3/2 इज नॉट इक्वल टू 8/4, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। तो अगर हम लोग को करंट निकालना होगा 6 ओम के अक्रॉस, तो यहाँ पे हमारे पास वही दो तरीके हैं। वो दो तरीके कौन से हैं? या तो हम लोग केवीएल से सॉल्व कर लें या फिर हम लोग केसीएल से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अब केवीएल और केसीएल से सॉल्व करने में, अब देखो जब हम लोग केसीएल से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी। एक बार नोड एनालिसिस तुम लोग एक्स पे लगा दोगे, तो एक्स पे जब मैंने नोड एनालिसिस लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से x-8/3 प्लस x-y/6 प्लस x-0/8 इज इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन आ गई। y पे जब लगाऊंगा तो y पे क्या हो जाएगा? y-x/6 प्लस y-0/4 प्लस y-8/2 इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, तो हमको x और y का वैल्यू मिल जाएगा, x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो करंट अक्रॉस 6 ओम जो होगा, 6 ओम के अक्रॉस जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा? x-y/6। तो यही हमको करंट मिल जाएगा। अब ये करंट सॉल्व हम लोग कैलकुलेशन करके सॉल्व तो कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मान लो कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होती, तब उस केस में तो क्या होता है, 6 ओम में से कोई करंट फ्लो ही नहीं करता, तो उसको हम लोग सर्किट से हटा भी सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो हम लोग उसका सर्किट में क्या काम है उसका, हम लोग उसको हटा के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अगला दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम लोग केवीएल लगा दें, है ना। एक लेफ्ट वाला लूप ले लो, एक राइट वाला लूप ले लो, करंट मान लो I1 और I2 और उनको लगा के सॉल्व कर दो। तो वैसे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे अगले वाले पार्ट पे। देखो ये एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है हम लोग को। इस सर्किट डायग्राम में सारे रेजिस्टेंस हम लोग R मान लेते हैं, ठीक है, R मान लेते हैं। अब देखो ये जो है ये सर्किट है सिमेट्री वाला, है ना, ये है हमारा सिमेट्री सर्किट। अब क्या होता है सिमेट्री सर्किट में, क्या होता है, दो टाइप की सिमेट्री होती है, दो टाइप की सिमेट्री होती है। एक होती है परपेंडिकुलर सिमेट्री, एक होती है पैरेलल सिमेट्री, है ना, पैरेलल सिमेट्री। अब जैसे इसमें हम लोगों को ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो अब जब भी हम लोग परपेंडिकुलर या पैरेलल की बात करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि हम लोग परपेंडिकुलर जो लेंगे वो जिसके अक्रॉस अपने को निकालना है रेजिस्टेंस, उसी के परपेंडिकुलर या पैरेलल, ठीक है। तो ए बी के परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा? ए बी के परपेंडिकुलर मतलब ये वाली लाइन होगी, ठीक है। ए बी के पैरेलल मतलब तुम ए बी के पैरेलल कोई भी लाइन बना दो तो वो वाली लाइन होगी। अब देखो अगर मैंने परपेंडिकुलर लाइन कोई, अगर ए बी के परपेंडिकुलर किसी लाइन के अक्रॉस अगर सर्किट सिमेट्रिकल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वहां पे परपेंडिकुलर सिमेट्री, परपेंडिकुलर सिमेट्री। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये जो मैंने लाइन बनाई है, इस लाइन के लेफ्ट और इस लाइन के राइट में ये जो सर्किट है ये क्या है? ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी सिमेट्री की बात कर रहे हैं? यहाँ पे है हमारा परपेंडिकुलर सिमेट्री, ठीक है, परपेंडिकुलर सिमेट्री। अब देखो परपेंडिकुलर सिमेट्री में क्या होता है, परपेंडिकुलर सिमेट्री में ये होता है कि जो करंट होगा मिरर इमेज वाले रेजिस्टेंस में, करंट होगा मिरर इमेज वाले रेजिस्टेंस में, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, है ना। करंट इन मिरर इमेज ऑफ रेजिस्टेंस वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां से, अब देखो मिरर इमेज कौन सी है, ये वाला रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है क्योंकि परपेंडिकुलर सिमेट्री दिख रही है। तो यहां से अगर करंट कुछ I1 जा रहा होगा
अगर कुछ करंट I1 जा रहा होगा तो यहां से भी कुछ करंट I1 बाहर आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो ये बात नहीं करनी हम लोगों को कि करंट डायरेक्शन भी सेम होगा, डायरेक्शन मिरर इमेज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, डायरेक्शन मिरर इमेज नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर ये I1 था, सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ से I2 है तो ये वाला रेजिस्टेंस भी इसकी मिरर इमेज है, तो यहाँ से करंट I2 जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो अगर इधर करंट कुछ I3 है, फॉर एग्जांपल इस रेजिस्टेंस में करंट कुछ I3 फ्लो कर रहा है, तो इसमें ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा होगा कितना करंट I3। अब अगर करंट I3 फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो अब देखो तो इसका मतलब ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस जंक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, कोई मतलब नहीं रह गया इसका। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि करंट I3 ऐसे आया था और वो ऊपर ही चला गया I3, इस जंक्शन में तो कहीं डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो करंट है इसको हम लोग मतलब इस जंक्शन को हम लोग ओपन कर सकते हैं, तो हमारे पास जो नया सर्किट बनेगा वो नया सर्किट कुछ ऐसा बन जाए, क्योंकि इस जंक्शन से करंट कुछ फ्लो ही नहीं कर रहा था, है ना, इस जंक्शन का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि यहाँ से भी I3 करंट नीचे आया था और I3 करंट यहाँ से ऊपर भी चला गया था, तो ये जंक्शन तो कुछ नहीं ऐसे गया ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइंट होगा या ना होगा तो उसका क्या फायदा है, कोई मतलब नहीं है, तो हम लोगों ने उस ज्वाइंट को खोल ही दिया। तो अब इस जॉइंट को जब हम लोगों ने यहाँ पे ओपन कर दिया तो अब देखो ये सर्किट कितना सिंपल हो गया, है ना। यहाँ पे सारा रेजिस्टेंस हमारे पास आर 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 दिए हुए हैं, है ना, सारे रेजिस्टेंस आर और आर दिए हुए हैं। तो अब देखो इस वाले सर्किट में ये दोनों जो रेजिस्टेंस थे, ये दोनों रेजिस्टेंस जो होंगे ये हमारे सीरीज में हो गए, उसके साथ ये ऊपर वाला आर पैरेलल में हो गया, तो ये 2R और R पैरेलल, है ना, मतलब 2R और R पैरेलल हो जाएगा, तो 1/2R प्लस 1/R, तो वो कितना आ जाएगा 2R/3, है ना, 2R/3 आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसका नया डायग्राम बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ये सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बन गया। तो अगर यह देखा जाए तो ये हो गया हमारा कुछ 2R/3, ये है 2R/3, ये है हमारा R R, और ये हो जाएगा हमारा कुछ 2R। ठीक है, तो ये हमारा कुछ 2R आ गया। अब अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा R 2R/3 और R, ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, तो ये तीनों सीरीज में होंगे तो इन तीनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R प्लस 2R/3, है ना, तो इनका सीरीज जो आएगा वो कितना आ जाएगा 2R प्लस 2R/3, तो ये हो जाएगा कुछ 8R/3, 8R/3। अब अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा कुछ 8R/3, है ना, 8R/3, और ये हो जाएगा हमारा कुछ 2R पैरेलल में, तो जो नेट R इक्विवेलेंट आएगा 1/R इक्विवेलेंट वो हो जाएगा हमारा 1/2R प्लस 8R/3, तो 4, तो यहाँ से हमारे पास जो R इक्विवेलेंट आ रहा है वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8R/7, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ फाइनल आंसर है, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ये दो पॉइंट के बीच अपने को आर इक्विवेलेंट निकालना है, ये रेजिस्टेंस है कुछ ए, ये रेजिस्टेंस है कुछ बी, मतलब ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो इसके अक्रॉस अपने को आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी एक सिमेट्री है, और वो सिमेट्री कैसे है, इस ए बी लाइन को लेते हुए अगर हम लोग यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाएंगे तो ये सर्किट हमारा सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो देखो जब भी तुम यहाँ पे सिमेट्री देखोगे तो जिसके भी अक्रॉस अपने को रेजिस्टेंस निकालना होगा तो वो लाइन हम लोग को हमेशा इंक्लूड करनी है, मतलब पैरेलल और परपेंडिकुलर में, तो उस लाइन के परपेंडिकुलर और उस लाइन के पैरेलल, है ना, तो परपेंडिकुलर और पैरेलल हम लोग उसको हमेशा इंक्लूड करेंगे, तभी हमारा वो परपेंडिकुलर सिमेट्री या पैरेलल सिमेट्री आ पाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग पैरेलल सिमेट्री बनाते हैं तो पैरेलल सिमेट्री में जो मिरर इमेज वाले जंक्शन होते हैं, है ना, तो यहाँ पे हमने को सबसे पहली बात तो कौन सी सिमेट्री दिख रही है, पैरेलल सिमेट्री। तो पैरेलल सिमेट्री में क्या होता है कि मिरर इमेज वाले जो जंक्शन होते हैं उनका पोटेंशियल सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V1 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, V1 होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V2 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, V2 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मिरर इमेज है। ठीक है, यही तो हमारी पैरेलल सिमेट्री बोलती है। अब अगर इन दोनों पॉइंट का V1 और V1 अगर दोनों सेम है तो हम लोग उनको जोड़ सकते हैं, ऐसे फोल्ड कर सकता हूं मैं इसके थ्रू। ठीक है, तो अब इनको अगर मैं फोल्ड कर दूंगा
तो अभी जो नया सर्किट बन जाएगा इस पैरेलल लाइन के अक्रॉस, जिस लाइन के अक्रॉस वो सिमेट्रिकल है उसके अक्रॉस हम लोग इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो जब मैं इसको फोल्ड कर दूंगा तो अब मेरे पास जो सर्किट बन जाएगा वो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। देख, ये नया सर्किट हमारा कुछ ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नया सर्किट बना दिया है, ये सर्किट हमारा कुछ ऐसा आ गया। अब यहाँ से ये पॉइंट था, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस अपने को निकालना है। ये रेजिस्टेंस आर आर, सारे रेजिस्टेंस आर ही थे। अब जो यहाँ वाला रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में आ गए थे क्योंकि हम लोगों ने इनको जोड़ दिया। तो देखो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया था। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया था, तो अगर इन दोनों ये आर थे तो ये रेजिस्टेंस पैरेलल में, आर और आर अगर पैरेलल में जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बाई, ये आर बाई टू हो गया। सिमिलरली इसके एक पैरेलल में भी ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों भी पैरेलल में आ जाएंगे तो ये भी आर बाई टू। ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस और नीचे वाला रेजिस्टेंस ये भी पैरेलल में आ जाएंगे तो ये भी आर बाई टू, ये भी आर बाई टू। और यहाँ से अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो ये भी आर बाई टू और ये आर, और यहाँ पे ये आर आ गया। ठीक है, अब अगर देखो तो इसमें ये सिमेट्री वाला काम खत्म हो गया यहाँ पे, है ना। अब ये क्वेश्चन बन गया है हमारा सिंपल सीरीज पैरेलल का। सिंपल सीरीज पैरेलल का कैसे, ये आर बाई टू और ये आर, देखो ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं मुझे, ये आर बाई टू और ये आर है, ये सीरीज में है। तो इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, थ्री आर बाई टू। थ्री आर बाई टू और ये आर बाई टू, ये दोनों पैरेलल में है तो देखो कितना हो रहा है, वन बाई, मतलब इनका कुछ मान लेते हैं आर डैश, जो कि कितना आ रहा है, थ्री आर बाई टू प्लस आर बाई टू, ये आ गया हमारा पैरेलल में। तो वो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो थ्री, है ना, तो 6 और 2 8, तो वो आर डैश का वैल्यू आ गया हमारा कुछ 3r/8। तो आर डैश का वैल्यू 3r/8। तो देखो नया सर्किट कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पे, ये हमारा आर था, यहाँ से हमारा कुछ r/2 है, ये हमारा जो था ये हमने r/2 लिया था, और ये r/2 है ना। और ये इसका एक नया रेजिस्टेंस कुछ ऐसा आ गया, ये वाला, है ना। हम लोग को इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग को आर इक्विवेलेंट निकालना था। ये रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 3r/8। अब ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, उसके साथ ये पैरेलल, फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, उसके साथ ये पैरेलल, ऐसे करते करते हम लोग चलते जाएंगे तो हम लोग को फाइनली आंसर मिल जाएगा, आर इक्विवेलेंट ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप इसके बाद तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने पहले देखा था ऊपर, तो वैसे हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल सिमेट्री हम लोग बहुत ही यूजफुल एक टेक्निक है, जहां से हम लोग आर इक्विवेलेंट किसी भी सर्किट का निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड उसमें परपेंडिकुलर या पैरेलल सिमेट्री हो। अगर नहीं होगी तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, होगी तभी हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल पे। अब ग्रुपिंग ऑफ सेल यहाँ पे हम लोग दो तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। जैसे एक तो होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये E1 R1, ये एक सेल ले लिया हम लोगों ने। सिमिलरली हम लोगों ने दूसरा सेल ले लिया, ये कोई दूसरा सेल है, ये है हमारा कुछ E2 और R2। तो यहाँ पे इसको हम लोग एक दूसरे सेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा कुछ ई इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट जो आएगा वो ई इक्विवेलेंट होगा हमारा कुछ E1 प्लस E2। सिमिलरली आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2। अगर हम लोगों ने पोलैरिटी रिवर्स कर दी, अगर हम लोगों ने पोलैरिटी रिवर्स कर दी, जैसे यहाँ पे अगर मैंने ऐसे कर दिया कि ये कुछ, इन दोनों सेल्स को हम लोगों ने ऐसे ले लिया, तब क्या होगा, तब यहाँ पे हम लोग को बीच में माइनस साइन मिल जाएगा। ये E1 है, ये R1, ये E2 R2। अब जो बड़ा होगा, अगर E2 बड़ा होगा तो E2 माइनस E1, है ना। और अगर E1 बड़ा होगा तो E1 माइनस E2। तो इस केस में जो ई इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा हमारा E1 माइनस E2। और आर इक्विवेलेंट तो अभी भी क्या होगा, R1 प्लस R2। सिमिलरली अगर मुझे पैरेलल में दे दोगे सेल, तब उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरेलल के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है। ये पैरेलल में अगर हम लोगों ने दो सेल लगा दिए हैं, तो यहाँ पे ये हमारा E1 ये R1, ये E2 ये R2। तो ई इक्विवेलेंट अगर हम लोग बात करेंगे तो वो होता है E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R। ठीक है, इसको हम लोग डिराइव नहीं कर रहे हैं, डिराइव कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखना होता है। और
1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे भी वही है, अगर तुम एक सेल को उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, E1/R1 माइनस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, और R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट तो वही होगा जो हम लोगों ने अभी देखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन को हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो सेल है, ये दो सेल है। अब देखो ये जो ऊपर वाले दो सेल हैं, ये दोनों तो क्या दिख रहे हैं हम लोग को, सीरीज में दिख रहे हैं, दो सेल है ना, दो सेल सीरीज में दिख रहे हैं, बट पोलैरिटी अलग अलग है। 10 वोल्ट जो है वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट की तरफ है, 5 वोल्ट है उसका पॉजिटिव टर्मिनल राइट की तरफ है। तो इसका अगर मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट बनाऊंगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट सेल और आर इक्विवेलेंट बनाऊंगा, तो वो कैसा बन जाएगा, 10 वोल्ट बड़ा है, तो इसलिए जो पोलैरिटी आएगी वो इधर आएगी, 10 - 5 की आएगी, जो कि कितनी आ जाएगी, 5 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट अगर तुम बना दोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो तो 4 ओम ही है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 3 वोल्ट हम लोगों ने ऐसे लगा दिया, और ये 1 ओम इधर है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये हमारा 6 ओम का 6/5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब देखो ये जो है यहाँ पे एक सेल, ये दोनों सेल पैरेलल में है, बट पोलैरिटी डिफरेंट डायरेक्शंस में है, इस वजह से यहाँ पे बीच में माइनस आएगा। तो ई इक्विवेलेंट जो होगा, ई इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, देखो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो 3/1 और ये 5/4, तो कौन सा बड़ा है, 3/1 बड़ा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1 माइनस 5/4 अपॉन 1/4 प्लस 1/1, ये हो गया हमारा ई इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट जो आ रहा है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 12 - 5 जो कि 7 है ना, तो 7/4 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 5/4। जो ई इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास, ई इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास कुछ 7/5 वोल्ट। ई इक्विवेलेंट अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो कितना आ गया, 7/5 वोल्ट। सिमिलरली आर इक्विवेलेंट जो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 से, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास कुछ 4/5 ओम। अब अगर सर्किट डायग्राम में बनाऊं तो सर्किट डायग्राम देखो क्या था, यहाँ पे देखा जाए तो देखो हम लोगों ने 3/1 माइनस 5/4 किया था और वो पॉजिटिव आया था, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन होगा बैटरी का ई इक्विवेलेंट का, वो कैसा होगा, वो डायरेक्शन कुछ इधर होगा, है ना, पॉजिटिव इधर होगा, और आर इक्विवेलेंट इधर लगा दोगे, यहाँ पे तुम लोग लगा दोगे 6/5 ओम। तो ये 6/5 ओम, ये है हमारी 7/5 वोल्ट की बैटरी, और आर इक्विवेलेंट 4/5 ओम। अब तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट, ये हो गया हमारा 6 और 4, ये दोनों पैरेलल में मतलब सॉरी सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा 10/5 जो कि 2 ओम, और जो हमारे पास बैटरी थी वो 7/5 वोल्ट की है, तो आई कितना आ जाएगा इसमें से, V/R कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 7/10 एम्पियर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाया जाता है ना। गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाया जाता है, बेसिकली क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है सर्किट में, है ना। तो उससे अगर हम लोग को एमीटर बनाना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज मतलब पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, है ना, उसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो तो देखो IG जो है ये क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट मैक्सिमम पास कर सकता है, तो वो 2 एम्पियर 2 मिली एम्पियर ही पास कर सकता है। ये था हमारा गैल्वेनोमीटर। यहाँ से जो करंट, मान लो कि यहाँ से कुछ करंट आ रहा है सर्किट में, इन्होंने बोला कि शंट रेजिस्टेंस बताओ कि 0 to 1 एम्पियर वाला बन जाए, तो 1 एम्पियर करंट आ रहा होगा यहाँ से। तो हम लोगों ने इसके अक्रॉस कुछ शंट लगा दिया जिसको हम लोग RS से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ से गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा सकता है ना, वो तो कितना जा सकता है, 2 मिली एम्पियर ही जा सकता है। ठीक है, 2 मिली एम्पियर ही जा सकता है, तो हम लोग बाकी जो करंट होगा वो I - IG यहाँ से चला जाएगा, तो 1 - 2 मिली एम्पियर वहां से चला जाएगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो IG को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, है ना, पहले देखा था, तो वो क्या था, IG जो होगा, IG जो करंट होगा वो कितना होगा, RS अपॉन RS प्लस इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG इंटू टोटल करंट I। तो अब IG जो है वो कितना है, वो है हमारे पास 2 मिली एम्पियर, तो 2 मिली एम्पियर इज इक्वल टू RS, है ना। तो RS कितना है, हमने RS अपने को निकालना है, RS निकालना है, तो RS अपॉन RS प्लस 50 इंटू I जो है वो हम लोग को पता है टोटल करंट 1 एम्पियर। ठीक है, तो वो 1 एम्पियर, तो यहाँ से अब हम लोग को क्या मिल जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कितना आ रहा है हमारे पास, 2 × 10⁻³ RS प्लस 50 × 10⁻50 इंटू
2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू RS। तो अब अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये इधर जाएगा तो वो तो कोई मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस आएगा ही नहीं उसमें। तो यहाँ से हमारे पास जो शंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 इंटू 10⁻³ तो शंट रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास कुछ 0.1 ओम है। तो अगर हम लोग शंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो वो आ रहा है हमारे पास 0.1 ओम, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से हमने पहला पार्ट तो सॉल्व कर लिया। तो अब यहीं पे बी पार्ट में हम लोग को बोल रहे हैं कि IG इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्पियर, फाइंड आई। तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हम लोगों ने सर्किट डायग्राम तो सेम ही रहेगा, सर्किट डायग्राम में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को क्या दे दिया है कि ये गैल्वेनोमीटर था तो IG जो आ रहा था वो 0.5 मिली एम्पियर है। RS अभी हम लोगों ने निकाला 0.1 ओम है, ये तो है हमारा कुछ 50 ओम। ठीक है, तो टोटल करंट निकालना है I। तो ये भी हम लोग बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 0.5 इंटू 10⁻³ विल बी इक्वल टू RS अपॉन RS प्लस RG इंटू आई। तो अब RS, तो ये तो हो गया हमारे पास। RS जो निकाला था 0.1 प्लस 50 तो 50.01, तो मतलब 50.1, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 50 इंटू 10⁻³ इंटू 0.5, और ये कितना था 0.1 इंटू आई। तो यहाँ से जब हम लोग देख रहे हैं तो आई जो आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 0.25 एम्पियर। करंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0.25 एम्पियर हो जाएगा या फिर 250 मिली एम्पियर, एक ही बात है। तो जब भी हम लोग को गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं जो कि पैरेलल में लगता है गैल्वेनोमीटर के, और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है वो सीरीज में लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली एमीटर जो होता है वो तो सीरीज में ही लगता है। अब अगर मुझे वोल्ट मीटर बनाना होगा गैल्वेनोमीटर से, तो अब हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर बनाना होता है गैल्वेनोमीटर से तो हम लोग उस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। सीरीज में हम लोग एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं और इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग यहाँ पे किसी लोड के अक्रॉस अगर लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वो एक वोल्ट मीटर के तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जब भी तुमको, ये क्या है, ये है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो वो हमेशा क्या होगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो हाई रेजिस्टेंस होगा, है ना, वो हम लोग गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगा देंगे। तो वहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, वहां से अपने को ये मिल जाएगा कि वो एक वोल्ट मीटर बन गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग उसको ऐसे वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर को हम लोगों को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक हाई रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगा दो। तो इतना ही करते हैं हम लोग। और कंटेंट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को रेगुलरली विजिट कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई होप कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and keep watching this channel for further useful and interesting stuff. Thank you.